हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का नया वीडियो जहां पर हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब आप समझिए कि यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे सॉल्यूशंस हैं हम कैसे बताएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट है और कौन सा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। अगर हम लेमन लैंग्वेज की बात करें तो लेमन लैंग्वेज में तो हमें ये समझ में आता है कि भाई एक चीज़ जो ज़्यादा मीठी है इसका मतलब वो ज़्यादा मीठी इसलिए है क्योंकि उसमें ज़्यादा शुगर ऐड की गई है, या फिर कोई चीज़ ज़्यादा सॉल्टी है तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा सॉल्ट ऐड किया गया है। लेकिन ये वाला मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेमन है। इससे एक्चुअली आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती है, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा मीठी हो किसी और के लिए वो जो है फीकी हो जाए, या मेरे लिए जो चीज़ बहुत फीकी है वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा मीठी हो जाए। तो सबका अपना अपना टेस्ट है, लेकिन साइंस जो है वो टेस्ट के हिसाब से नहीं चलता है। साइंस फैक्ट और फिगर्स के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब साइंस को क्या चाहिए, एक फैक्ट चाहिए, एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे वो डिफरेंट सब्सटेंसेस या डिफरेंट सॉल्यूशंस के बीच में एक क्वांटिटेटिव डिफरेंस क्रिएट कर सके, एक वैल्यू दे सके। अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूँ ये चीज़ मीठी ज़्यादा है तो मेरे लिए मीठी ज़्यादा, लेकिन क्या मैं उसको पेपर पर लिख सकता हूँ? क्या मैं मुझे जितनी मीठी वो लग रही है या जितना मैं उसको उसका कंसंट्रेशन को फील कर पा रहा हूँ, क्या मैं उसको पेपर पर या क्या मैं उसको सामने वाले को एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट या डिफाइन कर सकता हूँ कि नहीं? तो उसी चीज़ को समझेंगे आज हम कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है वो हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अभी हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो बहुत बेसिक से कर रहे हैं। हम इसका क्लासिफिकेशन जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। तो शुरुआत करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन से। अभी देखिए, मैं ये मान के चलूँगा कि आपको ना तो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का मतलब पता है ना ही डाइल्यूट वर्ड का मतलब पता है, तो मैं बहुत ज़ीरो लेवल से इसको स्टार्ट करूँगा। तो हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हमने 2 बीकर ले लिए हैं, हालांकि इसका कलर बहुत ज़्यादा फेडेड है तो आई होप आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। तो मैं बता देता हूँ, ये 2 बीकर हैं। इन 2 बीकर में हमने क्या किया है, वाटर ले लिया है और इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया गया है, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऐड किया है। दूसरे में हमने क्या किया है, 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऐड किया है। ये है हमारा वाटर। ये हमने दोनों ही केस में क्या है, वाटर ले रखा है। दोनों ही केस में हमने क्या है, वाटर ले रखा है। कंपैरिजन के लिए दोनों ही केस में जो सॉल्वेंट है, वाटर की जो क्वांटिटी है मतलब जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो सेम ले रखा है। लेकिन आप देखिए, जो सॉल्यूट है, जो सॉल्ट हमने ऐड किया है उसकी क्वांटिटी अलग अलग है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सेम है, सॉल्यूट की क्वांटिटी अलग अलग है। यहाँ पर मैंने 10 ग्राम नमक लिया है, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया है। यहाँ पर मैंने 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया है, राइट। तो अब बात आती है, क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा सॉल्टी होगा। तो ये हमें समझ में आता है कि भाई अगर आप एक ग्लास बराबर 2 ग्लास आप सेम साइज़ के लें और दोनों को फुल भर लें और आप एक में 1 चम्मच नमक डालें और दूसरे में 2 चम्मच नमक डालें, तो हमको पता है कि भाई ये जो है 2 चम्मच जिसमें नमक ज़्यादा गया है वो ज़्यादा सॉल्टी होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि भाई ये वाला ज़्यादा सॉल्टी होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें हम चेंज करें, मैंने क्या किया, मान लेता हूँ कि इसमें 1 लीटर पानी ले लिया है और इसमें भी 1 लीटर पानी ले लिया है। 1 लीटर पानी में मैंने 10 ग्राम सॉल्ट को डिज़ोल्व किया है। इस 1 लीटर पानी में मैंने 30 ग्राम सॉल्ट को डिज़ोल्व किया है। तब तो मेरे को समझ में आ रहा है कि 1 लीटर में 10 ग्राम है, 1 लीटर में 30 ग्राम है, तो ये वाला ज़्यादा सॉल्टी होगा। सपोज करें इस बीकर में मैं क्या करता हूँ, 3 लीटर पानी ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं सॉल्ट जो है 30 ग्राम ही रखता हूँ। अब बात आती है कि अब कौन सा ज़्यादा सॉल्टी होगा। उस केस में देखिए, अगर हम इसका रेशियो देखें तो ये 1:10 के प्रोपोर्शन में है। मतलब हर 1 लीटर सॉल्वेंट में 10 ग्राम सॉल्ट है, तो जो रेशियो निकल के आ रहा है 1:10। सेकेंड केस में देखेंगे तो यहाँ पर जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 3:30 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:10 है। इसका मतलब क्या है, 3 लीटर वाटर में हमने जो 30 ग्राम जो सॉल्ट ऐड किया है तो वहाँ से उसका रेशियो भी 1:10 निकल के आ रहा है। तो इस केस में जो है दोनों ही जो सॉल्यूशंस होंगे वो सेम सॉल्टी होंगे। तो
बात यहाँ पर क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है या किसमें कितना सॉल्ट है उसकी जो वैल्यू है वो केवल और केवल आप सॉल्यूट से नहीं बता सकते हैं, आपको उसके साथ साथ सॉल्वेंट को भी बताना पड़ेगा कि आपने सॉल्वेंट इनिशियली कितना लिया है। जब आप सॉल्वेंट बराबर लेंगे तभी कंपैरिजन पॉसिबल है। अगर सॉल्वेंट में कुछ कम ज़्यादा कर दिया तो फिर कंपैरिजन जो होगा वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन जो वर्ड है, जो कॉन्सेंट्रेशन की जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहता है कि आप एक की क्वांटिटी को फिक्स कर दीजिए और दूसरे की क्वांटिटी को वेरी कीजिए। सॉल्वेंट की क्वांटिटी को हमने फिक्स कर दिया, 1-1 लीटर ले लिया, अब सॉल्यूट की क्वांटिटी को वेरी करा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। अब सपोज करिए कि एक एग्जांपल आप सोचें कि आप सॉल्यूट की क्वांटिटी को फिक्स कर दें, अब आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी को वेरी करेंगे तब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं है कि हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी को हम फिक्स क्या वेरिएबल नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट की क्वांटिटी को वेरी करना हम इन जनरल प्रेफर नहीं करते हैं। जब हमारी स्टडीज़ होती हैं हम नॉर्मली सॉल्यूट की क्वांटिटी को ही वेरी किया करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आपने दोनों बीकर में 10-10 ग्राम सॉल्ट लिया हुआ है, किसी एक बीकर में आप पानी को कम कर दें, अब बात है पानी को कैसे कम करें, एवापोरेट कर दीजिए, पानी एक में कम हो जाएगा तो डेफिनेटली उसमें फिर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर सॉल्यूट को फिक्स करेंगे तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी को वेरी कराना पड़ेगा, और अगर सॉल्वेंट को फिक्स करेंगे तो सॉल्यूट की क्वांटिटी को आपको वेरी कराना पड़ेगा। तो सॉल्यूट जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, अगर सेम सॉल्यूट लिया है तो जिसमें सॉल्वेंट कम होगा उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये तो रही ये वाली चीज़। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत इसमें क्लियरिटी आ गई होगी। अब कॉन्सेंट्रेशन को हम डिफाइन करते हैं तो हमने ये देखा है कि भाई 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, ये जो हमारा है ये ज़्यादा सॉल्टी है। क्यों ज़्यादा सॉल्टी है? क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी को सेम रखा गया है, सॉल्यूट की क्वांटिटी को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट होगा वो हमको ज़्यादा सॉल्टी नज़र आएगा। डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन जो है किसी भी सॉल्यूशन का वो डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, कितना सॉल्यूट इसमें आपने डिजॉल्व किया है, इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट की क्वांटिटी नोन होनी चाहिए, मतलब मुझे पहले से पता है कि सॉल्वेंट कितना है। डिजॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, चाहे आप सॉल्वेंट की बात करें चाहे आप सॉल्यूशन की बात करें। मान लीजिए कि हमने ऑलरेडी एक सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है पानी और चीनी का, अब हम उसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो वो फिर सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन में हम फर्दर ऐड कर रहे हैं सॉल्ट को। अगर मान लीजिए आपने प्लेन वाटर लिया हुआ है, आप सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तब फिर वो सॉल्वेंट कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन का है वो क्या है? डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट के अमाउंट पर, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट the quantity of solvent or the quantity of solution must be known, और वो फिक्स होनी चाहिए, तब तो सॉल्यूट के हिसाब से वो वेरिएशन पॉसिबल है। नेक्स्ट आते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? अभी तक हमने देखा कि जो है सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को कम ज़्यादा करेंगे तो क्या इफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब जैसे सब मेरी हाइट है और मेरे से बगल में एक दूसरा व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए, मान लो उसकी हाइट मेरे से कम है, तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। भाई उसकी हाइट मेरे से कम है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी हाइट बहुतों से कम है या सभी से कम है, दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। तो जब भी हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट में एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को कंपेयर किया जाता है। आप उस वैल्यू को स्टैंडर्ड नहीं बना सकते हैं। स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको उसको किसी स्टैंडर्ड पे लाना पड़ेगा, किसी ऐसा यूनिट को या किसी और मेथड ऑफ एक्सप्रेशन को हमें लाना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमें एक एक करके वो सारे पैरामीटर्स को हमें स्टडी करना है। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम पिक्चराइज करके देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक पिक्चर ले ली है, अभी दूसरा आएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। यहाँ पर क्या है, एक सॉल्यूशन है
राइट, उसका कलर थोड़ा सा फेडेड है, तो कलर फेडेड का मतलब है कि ये थोड़ा सा बताना चाह रहा है कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन की डेफिनेशन पर जाएंगे, अ सोल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, तब आप कह रहे हैं उसको डाइल्यूट। लेकिन ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो आपने बोला है, ये जो आपने बात कही है डाइल्यूट सॉल्यूशन की, ये किसी के रिस्पेक्ट में है। रिस्पेक्ट में कैसे? बगल में एक और सॉल्यूशन होना चाहिए जो उसके साथ कंपैरिजन के लिए अवेलेबल हो, मतलब एक बेंचमार्क हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी हम उसके रिस्पेक्ट में डाइल्यूट। मान लो इस बीकर में हमने एक जो है मान लो 10 ग्राम हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है, सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट लें, उसमें हम 1 ग्राम सॉल्यूट या सॉल्ट ऐड करें तो फिर वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो अगर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे, मैंने इसमें 10 ग्राम ले लिया है, एक तरफ मैंने बीकर ले लिया, इसमें मैंने 2 ग्राम ले लिया है, अब हम बात करेंगे तो ये वाला तो मेरा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा और ये वाला मेरा डाइल्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये कैसे टर्म्स हैं? रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स का मतलब है हम जब भी इनकी स्टडी करते हैं तो एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने लिया है, तो इसके रिस्पेक्ट में आई होप आपको ये वीडियो में क्लियर नज़र आ रहा होगा कि जो है ये थोड़ा सा डार्क किया हुआ है यहाँ पर। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो कलर है वो थोड़ा सा फेडेड है, और अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तो यहाँ पर थोड़ा सा हैवी कलर है, थोड़ा सा डार्क है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो इन दोनों को हम जब देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला थोड़ा सा डार्क हो गया है और ये वाला थोड़ा सा लाइट है। तो जो लाइटर है उसको हमने क्या बोल रखा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल रखा है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन की क्या है? जहां पर सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल हो। कम मात्रा में किसके कंपैरिजन में? एक दूसरा सॉल्यूशन है उसमें जितना सॉल्यूट है उसके कंपैरिजन में इसमें जो है वो काफी कम है। अब हम आते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन पर। एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी अब कितनी लार्ज होगी? ये जो लार्ज क्वांटिटी होगी इसके रिस्पेक्ट में होगी। तो यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसके रिस्पेक्ट में, ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है इसके रिस्पेक्ट में। अगर हम कोई और तीसरा सॉल्यूशन यहाँ पर रख दें, मान लो इसमें हमने 10 ग्राम लिया है सॉल्ट, इसमें हमने 50 ग्राम ले लिया है, तीसरा बीकर हम और ले आते हैं उसमें हम 100 ग्राम रख देते हैं। तो अगर हम 50 ग्राम और 100 ग्राम वाले को कंपेयर करेंगे तो 100 ग्राम वाला मेरा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, उसके कंपेरिजन में ये डाइल्यूट हो जाएगा। इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये वाला डाइल्यूट हो जाएगा। अगर हम इस वाले को 100 ग्राम के साथ कंपेयर करेंगे तो ये तो एक्सेसिवली डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एक रिलेटिव टर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इतनी बात हो गई है, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अब इसका सेंस क्या निकलता है? इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टडी या क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हम क्वालिटी बता रहे हैं इसकी। क्वालिटी कैसे बताई जाती है? टेस्ट करके। जैसे मीठा, कौन सा मीठा ज़्यादा है ये टेस्ट करके बताया जाएगा। लेकिन किसके लिए जो मीठा ज़्यादा है, मान लो मैं 1 चम्मच चाय में चीनी डाल रहा हूँ, मेरे को ठीक है मीठी लग रही है, लेकिन मेरे साथ में एक दूसरा व्यक्ति है वो 1.5 चम्मच या 2 चम्मच चीनी डाल रहा है, वो तब भी कह रहा है नहीं यार थोड़ा कम है और थोड़ी और चीनी चाहिए। तो कहने का मतलब है ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव टर्म्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर कोई फैक्ट और फिगर नहीं है, आप नहीं कह सकते कि हाँ जी ये जो है परफेक्ट है इसी को कॉन्सेंट्रेटेड कहना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, फैक्ट एंड फिगर पर बात नहीं हो रही है, ये केवल और केवल एक व्यक्ति के अंडरस्टैंडिंग पर, एक व्यक्ति के अपने पर्सपेक्टिव पर डिपेंड कर रहा है, उसका अपना परसेप्शन कैसा है किसी चीज़ को लेके। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। तीसरा आते हैं एक, हालांकि ये कहीं ज़्यादा पूछा नहीं जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, लेकिन ठीक है कभी जो है बात आ जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमको पहले से पता है। अब इसकी ज़रूरत क्या है? जैसे मैंने 3 सॉल्यूशन लिए, ठीक है, 3 सॉल्यूशन लिए, मैंने तीनों में क्या कर दिया है, मैं 3 बीकर ले लेता हूँ, एक बीकर ये ले लिया, एक बीकर ये ले लिया, एक बीकर ये ले लिया। इसमें मेरा सॉल्वेंट जो है 1 लीटर है, इसमें सॉल्वेंट 1 लीटर है, ठीक।
यहाँ पर मैंने 10 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब मैंने शुरुआत यहाँ से की है, ये मेरे लिए एक बेंचमार्क हो गया, ये मेरे लिए एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। अगर 1 लीटर के सॉल्वेंट में अगर 10 ग्राम से कम सॉल्यूट ऐड होगा और 10 ग्राम से ज़्यादा सॉल्यूट ऐड होगा, तो मैं जब भी कोई वैल्यू डिफाइन करूंगा वो इसके रिस्पेक्ट में करूंगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम वैल्यू डिफाइन करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम डेटा जो है देते हैं, वो हमारा जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया या बेंचमार्क सॉल्यूशन हो गया। अब इस 1 लीटर में मैं क्या करता हूँ, 20 ग्राम सॉल्यूट ऐड करता हूं और इस 1 लीटर में क्या करता हूं, मैं 5 ग्राम ऐड करता हूं। तो अगर इसके कंपैरिजन में ये देखें तो ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में ये वाला देखें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो बेंचमार्क मेरा क्या है, ये वाला सॉल्यूशन मेरा बेंचमार्क है। A solution whose concentration is known is called a standard solution। अब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मेरे लिए 10 ग्राम का है, आपके लिए 20 ग्राम का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो सकता है, किसी के लिए 2 ग्राम का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो सकता है। ये जो है अपने आप कोई व्यक्ति जो है वो डिफाइन करता है, राइट। दूसरा, फ्रॉम दिस एनी अदर नोन कॉन्सेंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर्ड। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर जो भी हम फर्दर कोई और सॉल्यूशंस प्रिपेयर करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन जो है हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 1 चम्मच चीनी डाली है, यहाँ पर हम 2 चम्मच चीनी डाल लें, तो हम क्या कहेंगे कि दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाली है वो वाला इससे डबल कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर किसी में हम 3 चम्मच चीनी डाल दें तो हम ये बताएंगे कि जो स्टैंडर्ड है, जो पहला वाला है, उसके कंपैरिजन में ये 3 टाइम्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आती हैं। एक पिक्चर यहाँ पर और मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इसको देखते हैं जरा। यहाँ पर 100 मोलर सॉल्यूशन है। देखिए, मोलैरिटी एक टर्म होता है जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। अभी फिलहाल समझ लीजिए, एक नेक्स्ट जब हम आगे और वीडियो करेंगे, मोलैरिटी है और पीपीएम है, तमाम वीडियोस करेंगे, उसमें आप उसको जान जाएंगे। तो फिलहाल के लिए आपको अभी इस पे ध्यान नहीं देना, बस आप ये वैल्यू को समझिए। ये जो सॉल्यूशन है वो 100 मोलर का है। जो मोलैरिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारा मोलैरिटी का सॉल्यूशन है। मतलब 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अवेलेबल हैं, या नंबर ऑफ मोल्स पर अभी रहने दीजिए, आप ऐसे समझिए 1 लीटर में कितना सॉल्यूट ऐड किया गया है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना। तो 100 m का मतलब है, हम एक बार को नंबर ऑफ मोल को मास से समझते हैं, तो 100 m का मतलब है 1 लीटर जो मेरा सॉल्यूशन है उसमें हमने 100 ग्राम्स जो है सॉल्यूट ऐड किया गया है, राइट। ये मेरा, इसका मतलब इसमें मेरा कितना है, 100 ग्राम पर लीटर। 100 ग्राम, हालांकि ग्राम मतलब मास ले रहा हूँ, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स आता है, ठीक। ये समझने के लिए बस था, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो जाए। 100 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया गया है पर लीटर। अगर मैं 10 मोलर सॉल्यूशन को देखता हूं तो इसमें क्या गया, 10 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया गया है पर लीटर, और यहाँ पर 1 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया गया है पर लीटर, यहाँ पर 0.1 ग्राम पर लीटर और यहाँ पर 0.01 पर लीटर। तो आप देखिए हर 1 लीटर में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से इधर की तरफ चलेंगे तो जो सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है, डाइल्यूट होता चला जा रहा है, राइट। तो मोलैरिटी जब डिक्रीज हो रही है वो ये इंडिकेट करती है कि जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कम होगी वो डाइल्यूट होगा। फिर बात आती है, ये कंपैरेटिव है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक डेटा है, स्टैंडर्ड डेटा है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये 100 और 10, इसका मतलब ये 10 टाइम्स इससे डाइल्यूट है, या 10 टाइम्स इससे कम कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। तो यहाँ पर एक हमें फैक्ट मिल गया है
कि ये इसके 10 टाइम्स है। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव वैल्यू को समझते हैं तो वहाँ पर हम कभी ये नहीं बता पाते हैं कि ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम है कि 4 टाइम है कि 5 टाइम्स है। अब आप कहोगे नहीं सर वो तो हम चम्मच से बता देंगे कि 1 चम्मच है कि 2 चम्मच है। तो भाई चम्मच का साइज़ भी तो अलग अलग है, आपके घर में अलग चम्मच का साइज़ हो सकता है, मेरे घर में चम्मच का साइज़ अलग है। ऐसा थोड़ी ना कि दुनिया में सारी चम्मच का साइज़ एक ही है। तो कोई चम्मच का साइज़ कोई स्टैंडर्ड थोड़ी ना हुआ। स्टैंडर्ड होता है नंबर ऑफ मोल्स, स्टैंडर्ड होता है मास, जो SI यूनिट में हम पढ़ते हैं। तो आगे चल के हम इसमें देखेंगे डिटेल में इसको, राइट। तो आई होप इसको ये आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन है, विच वे इज बेटर टू डिस्क्राइब सॉल्यूशन इफ द ऑप्शंस आर गिवन। अब देखिए ऑप्शंस आपके पास क्या है वो देखिएगा। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब, क्वालिटेटिव मतलब मैंने टेस्ट किया 2 चीज़, मैंने उसकी क्वालिटी को जज किया, मतलब कौन कम मीठा है कौन ज़्यादा मीठा है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, मेरे पास 10 सैंपल रखे हुए हैं, मैं सभी को चेक कर रहा हूँ, मैंने सबको जो है एक वैल्यू बता दी कौन ज़्यादा मीठा है कौन ज़्यादा कम मीठा है, राइट। अब क्वांटिटेटिव, लेकिन यहाँ पर जो मैं जो बता रहा हूँ अपने टेस्ट के अनुसार, नहीं पॉसिबल है कि वो दूसरे के टेस्ट से वो परफेक्टली मैच करे। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो छोटी वैल्यूज़ को एक लिमिटेड दायरे में समझने के लिए तो आसान है, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड पर जाते हैं, जब आप किसी जो है किसी ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जहां पर आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू, एक ऐसी परफेक्ट वैल्यूज़, एक ऐसी वैल्यूज़ जिसको जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, तो वहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फेल कर जाता है, राइट। फिर आता है क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। तो क्वांटिटेटिव में एक वैल्यू से डिफाइन किया जाता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कम मीठा और ज़्यादा मीठा, और एक तरफ हम कह रहे हैं 100 मोलर और एक तरफ कह रहे हैं 10 मोलर। तो 100 मोलर और 10 मोलर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, कम मीठा और ज़्यादा मीठा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है, राइट। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो कौन सा मेथड बेटर होगा? तो डेफिनेटली क्वांटिटेटिव वाला मेथड बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, मास से गवर्नड है, वॉल्यूम से गवर्नड है, मतलब उसका कुछ कहीं ना कहीं SI यूनिट्स के साथ रिलेशन है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और वो सभी के लिए उसी तरीके की वैल्यूज़ या उसी तरीके के आंसर को प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो क्वांटिटेटिव मेथड इज बेटर बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब है कि आप चाहे तो मास के थ्रू उसको बता दीजिए, आप चाहे तो उसको नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू बता दीजिए, आप चाहे तो उसको मोल फ्रैक्शन के थ्रू बता दीजिए, आप चाहे तो उसको पार्ट्स पर मिलियन के थ्रू बता दीजिए। तो ये सारे के सारे क्या हैं, स्टैंडर्ड मेथड्स हो गए। सो आई होप इसको आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट लेके आते हैं जो हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड में, कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज। कई सारे मेथड होते हैं कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। कुछ मेथड्स को हमें यहाँ पर देखना है, हालांकि इस वीडियो में नहीं देखेंगे, वीडियोस हम जो है अगले करेंगे तब हम उसको देखेंगे। तो मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर, सबसे कॉमनली कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जो है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं? तो पहला मेथड है मास परसेंटेज, मतलब यहाँ पर जो भी हम कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे वो मास के रिस्पेक्ट में करेंगे, मास परसेंटेज, राइट। नेक्स्ट इज योर वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा मेथड होता है वॉल्यूम। पहले मेथड में हम मास परसेंट के हिसाब से बताएंगे, मतलब एक सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, राइट। दूसरे में हमारे पास कितना वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम बताएंगे, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम में कितना मास डिजॉल्व है, या 1 लीटर सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका कितना वॉल्यूम है। तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये तीसरा एक स्टैंडर्ड मेथड है जो कि एक्सेप्टेड है। चौथा है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन PPM, राइट। एक सभी को हम जो है डिटेल में देखेंगे, तो फिलहाल तो हम केवल इनके नाम जान लें, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो ये कुछ 9 मेथड्स हैं, 9 तरीके हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर भी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे
कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो मास से रिलेट है या मास पर डिपेंड करते हैं, राइट। देखिए कुछ टर्म्स जो मैंने जो 9 टर्म्स आपको बताए हैं लास्ट में, उनमें से कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो मास के थ्रू गवर्न है, मतलब जिनकी वैल्यूज जो आ रही है वो मास से गवर्न हो रही है, मतलब फॉर्मूले में कहीं ना कहीं मास रखा जा रहा है, राइट। और दूसरी इफेक्ट कुछ और ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगे जहां पर वॉल्यूम के रिलेशन में हमको कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे होंगे। अब दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हो सकता है आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए। देखिए पहली चीज़ हमने बहुत पढ़ा है कि मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वेट कांस्टेंट नहीं होता है, मास कांस्टेंट होता है, राइट। तो मास आपका जितना अर्थ पर है उतना ही मून पर रहेगा, लेकिन वेट आपका जितना अर्थ पर है मून पर जाके वो वेट कम हो जाएगा। तो मास जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, राइट। मतलब टेम्परेचर से मास पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसे फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने पर आपका मास चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। अगर मान लेते हैं ये पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ, इसका मास 2 ग्राम है, तो टेम्परेचर इस कमरे का चाहे 13 डिग्री सेल्सियस हो चाहे 35 डिग्री सेल्सियस हो, इसका जो मास है वो 2 ग्राम से रहेगा। लेकिन अगर जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वेट चेंज हो जाएगा, तो मास जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखिएगा मास रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होंगे। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं या कौन कौन से ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो मास पर टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं या टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो जितने भी मास रिलेटेड है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, और ये आपको याद रखना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेंट्रेशन है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहली चीज़ मास परसेंटेज, दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मोलैलिटी, चौथा है पार्ट्स पर मिलियन। तो ये 4 जो हैं वो आपके ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर से कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम इन्हीं 4 में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मान लीजिए आपने एक सोल्यूशन तैयार किया है, वो अभी सर्दियों के टाइम पर फरवरी मार्च के टाइम पर टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का अलग है, तो आपने कॉन्सेंट्रेशन या कोई भी सॉल्यूशन है वो आपने तैयार किया है, लेकिन जून जुलाई में जाएंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर जब वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि रैंडम जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं उनमें चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा। जब वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा तो जो सॉल्यूशन है उसके कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा बेटर मेथड वो होता है कि हम ऐसे टर्म से इनको एक्सप्रेस करें जो कि टेम्परेचर से अफेक्ट ना हो। तो ज़्यादातर स्टडीज़ में ज़्यादातर आपको इन तरीकों से ही कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाएगा, या प्रेफर्ड मेथड आप ऐसे कह लीजिए। दूसरा देखें वॉल्यूम रिलेटेड, जो कि हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, चेंज होता है। जैसे आप देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था PV इज इक्वल टू nRT। तो आप देखिए जो वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, nRT अपॉन P। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम कम बढ़ेगा। तो आप ये देखिए वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, और प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम जो है वो अफेक्ट हो रहा है प्रेशर और टेम्परेचर से। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कहीं भी मास नहीं है, मास नहीं है, n इज योर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। तो यहाँ पर जो है कहीं पर भी मास टर्म नहीं आ रहा है। तो क्या वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होगा? हाँ जी होगा। क्या मास टेम्परेचर से अफेक्ट होगा? नहीं, अफेक्ट नहीं होगा। तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे अफेक्ट होते हैं टेम्परेचर से। तो सबसे पहला है, हालांकि आप ऐसे याद रखें जहाँ पर वॉल्यूम टर्म जुड़ जाएगा वो टेम्परेचर से डेफिनेटली अफेक्ट होगा ही होगा। दूसरा है मास बाई वॉल्यूम। आप कहोगे सर मास है यहाँ पर, नहीं वॉल्यूम है यहाँ पर, इसकी वजह से जो वॉल्यूम में चेंजेस होंगे वो उसको फॉर्मूले में कहीं ना कहीं जो है अपना जगह बनाएंगे, और उसकी वजह से आपको फाइनल वैल्यू में चेंजेस देखने को मिलेंगे। थर्ड इज योर मोलैरिटी, एंड फोर्थ इज योर नॉर्मेलिटी, और फिफ्थ है आपका फॉर्मेलिटी।
तो ये 5 ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। पिछली स्लाइड में जो 4 टर्म्स जो हमने देखे थे वो ऐसे टर्म्स थे जो हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थे। प्रेफर्ड कंसंट्रेशन किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारे होंगे मास वाले टर्म से, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले टर्म से ही हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड। अब जो हमारे पास ये जो 9 है हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन है उनके हम सेपरेट वीडियोस लेके आएंगे, तो इसके बाद आप उनको देख सकते हैं और आप उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इन सारे के सारे 9 टॉपिक के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आते हैं, या कभी कभी कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर इनिशियल लेवल पर या कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट स्टेजेस पर इनकी वैल्यूज़ निकाली जाती हैं। तो आपको सारे के सारे 9 याद होने चाहिए। फॉर्मूले हम देखेंगे एक एक करके, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, वो आपको याद होने चाहिए। एक टर्म जो लास्ट वाला इसमें था फॉर्मेलिटी, हालांकि वो फॉर्मेलिटी भी अब बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है और नॉर्मेलिटी भी नहीं पूछा जाता है, तो हम डिस्कस तो करेंगे लेकिन उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। मेजॉरिटी केसेस में मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंट या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये वाले टर्म्स हम ज़्यादा देखेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो